So let's start the topic of today. We are still continuing with कॉस्ट ऑफ इक्विटी. कॉस्ट ऑफ इक्विटी में मैंने आपको ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, और अब मैं आपको कॉस्ट ग्रोथ निकालने के लिए एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, जिसको हम कहते हैं गॉर्डन्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेशन मॉडल. गॉर्डन्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेशन मॉडल में जो ग्रोथ का फॉर्मूला है वो है G इज इक्वल टू B इंटू R. G स्टैंड्स फॉर growth, B stands for retention ratio, and R stands for rate of return या return on equity. What is this? और इससे ग्रोथ कैसे कैलकुलेट होती है, इसको एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से एक कंपनी के पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स $20,000 है, और उसकी जो इक्विटी है वो लेट्स से $100,000 है. तो इसका मतलब जो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी होगा वो 20,000 डिवाइड बाई 100,000. एट द मोमेंट इट्स 20%. अच्छा, लेट्स से उस वो डिविडेंड जो है 60% डिविडेंड वो पे करती है कंपनी, यानी जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है उसका 60% वो डिविडेंड के तौर पे दे देती है. तो डिविडेंड कितना होगा? 20,000 का 20%. 60% डिविडेंड बन गया आपका $4,000. नहीं, 60% बनेगा $12,000. सो $12,000 का डिविडेंड लेट्स से पे किया गया. अच्छा, अगर $12,000 का डिविडेंड पे कर दिया गया है तो रिटेन्ड प्रॉफिट कितना होगा फॉर द ईयर? 20,000 का 40%, 8,000. सो रिटेन्ड प्रॉफिट जो होगा वो 40% होगा, एंड दैट इज कॉल्ड योर रिटेंशन रेशियो बेसिकली. तो ये जो पे आउट रेशियो है, डिविडेंड पे आउट रेशियो, उसका जो ऑपोजिट होता है वो रिटेंशन रेशियो कहलाता है. ये जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है. सो इफ डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%, then the retained profit will be 8,000 and the ratio will be 40%. तो रिटेंशन रेशियो जो है वो 40% है. आपको पता है कि ये इक्विटी में ऐड हो जाता है. सो 8,000 विल बी एडेड इन योर इक्विटी फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि रिटेन प्रॉफिट आपका इक्विटी का हिस्सा होता है, रिजर्व होता है. So it should be 1,08,000. Now, if we assume that you are earning 20% on equity every year, आप हर साल 20% रिटर्न ऑन इक्विटी आपका होता है, तो फिर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना होगा? 1,08,000 का 20% होगा. So for next year, your PAT, profit after tax, will be $21,600. And if we assume that the dividend payout ratio will remain same 60%, तो इसका 60% आप प्रॉफिट दोगे, और इसका 40% you will retain, 8640, and this will be added to your equity again. Now अगर मुझे ये देखना हो कि मेरी डिविडेंड में ग्रोथ कितनी आई, डिविडेंड ग्रोथ कितनी आई, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये चेक कर सकता हूं मेरी डिविडेंड में डिफरेंस कितना था. डिविडेंड मेरा 12,960 हो गया इस साल, जो कि पिछले साल था 12,000. So there is a change of $960 in dividend. $960 का डिविडेंड में चेंज आया है. ठीक है.
सो अब मुझे चेक करना है कि मेरा डिविडेंड कितना ग्रो किया है, ग्रोथ उसमें कितनी आई है। तो अगर आप देखें तो मेरा डिविडेंड 12960 है इस साल, और पिछले साल ये था 12,000। तो इसमें कितने का चेंज आया है डॉलर टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स द चेंज इज ऑफ, कितना चेंज है? $960, 960। और ये 960 का चेंज किस वैल्यू में आया है? मेरा डिविडेंड क्या था? 12,000। ये तो अगर कोई मुझसे ये पूछे कि 960 12,000 का कितना परसेंट है, यानी परसेंटेज में बताओ कि कितना चेंज आया, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं इस चेंज को, इस 960 को डिवाइड करूंगा 12,000 से। मैं इसको 12,000 से डिवाइड करूंगा ये देखने के लिए कि 960 का जो चेंज है वो परसेंटेज में कितना चेंज बनता है। सो और फिर ऊपर से परसेंटेज का साइन लगाकर करना कर दूंगा। सो इट्स 8%। तो माय डिविडेंड हैज ग्रॉन बाय 8%। सो इट्स 8% ग्रोथ इन डिविडेंड। डिविडेंड हमारा 8% ग्रो किया है। अब मैं आता हूं गॉर्डन ग्रोथ अप्रोक्सीमेशन मॉडल पे। गॉर्डन्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेशन मॉडल पे आता हूं कि अब वो मुझे यही ग्रोथ रेट कैसे अपने फॉर्मूले से डायरेक्टली कैलकुलेट कराता है बजाय इसके। इस एग्जांपल के हिसाब से आप मुझे बताएं, रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? इस एग्जांपल के हिसाब से रेट ऑफ रिटर्न बताएं कितना परसेंट? 20% है। और रिटेंशन रेशियो कितना परसेंट है? हाउ मच इज द रिटेंशन रेशियो? 40%। एंड द गॉर्डन्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेशन मॉडल कहता है ग्रोथ निकालने के लिए बी को आर से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। ये बी है और ये आर है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 40% और 20% को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ग्रोथ आ जाएगी। देख लेते हैं। एग्जैक्टली 8% है। ये रहा। सो 88% ग्रोथ रेट आ गया है गॉर्डन ग्रोथ अप्रोक्सीमेशन मॉडल से। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया है। वो ये कहता है कि जितना परसेंट आप रिटेन करते हो उसके ऊपर जितना परसेंट आप कमाओगे वही आपकी ग्रोथ है। ठीक है, क्योंकि अगर आप 40% रिटेन कर रहे हो तो वही चीज आपकी इक्विटी में ऐड हो रही है, और अगर वही चीज आपकी इक्विटी में ऐड हो रही है तो इसका मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है और आप उसके ऊपर 20% कमा रहे हो एक्स्ट्रा, तो जितना आप रिटेन कर रहे हो और जितना उसके ऊपर आप परसेंटेज अप्लाई करके रिटर्न कमा रहे हो, उसी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका डिविडेंड कितना ऐड हो रहा है। सिंपल। सो इफ यू आर रिटेनिंग 80%, 40%, that means your investment is increasing by 40%, right? And on that increased investment you will be earning 20%. तो 20% और 40% अगर आप लोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका डिविडेंड कितना इंक्रीज हुआ होगा। दैट्स द बेसिक रैशनल बिहाइंड द गॉर्डन्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेशन मॉडल। सो आप सिंपली ये देख लो कि आपका रिटेंशन रेशियो कितना है। नाउ देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम समवन कि रिटेंशन रेशियो कैसे आया। बहुत आसान है ना। अगर आप 60% डिविडेंड दे रहे हो तो कितना परसेंट नहीं दे रहे हो, दैट्स कॉल्ड रिटेंशन रेशियो। तो अगर मैं एक अमाउंट से 60% आपको दे दूं तो कितना परसेंट है जो मैंने आपको नहीं दिया? 40%। तो 40% इज कॉल्ड रिटेंशन रेशियो। सो इट्स द ऑपोजिट ऑफ डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, सो रिटेंशन रेशियो इज द ऑपोजिट ऑफ पे आउट रेशियो। तो अगर आप चाहो तो मैं यहां लिख देता हूं रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला। रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। सर हम ये कह सकते हैं कि
इसमें हम ये कह सकते हैं कि 20%। अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेट्स से हम 100% डिविडेंड देते हैं, लेट्स सी फिर ग्रोथ कितनी है। अगर मैं 100% डिविडेंड पे कर दूं, इफ आई पे 100% डिविडेंड, सही है, और अगर मैं 100% डिविडेंड पे कर दूं तो इसका मतलब मेरे पास रिटेंशन 0% होगी, सो आई वोंट बी रिटेनिंग एनीथिंग। अगर मैं कुछ भी रिटेन नहीं कर रहा हूं तो मेरी इक्विटी वही रहेगी जो पहले थी, उसका 20%, उसका 20% कितना रहेगा? 20% ऑफ 1 lakh will be 20,000. So what dividend I paid last year, I'll be paying the same dividend this year, and there will be no growth. And the reason is we are not retaining anything. We are not retaining anything. So if we are not retaining anything, it means we don't have any increase in our equity. If there is no increase in our equity, it means there is no increase in our investment. And if there is no increase in our investment, there will be no increase in our profit, and hence no increase in our dividends. So the more we retain, the more growth we will have in our dividends. सर अब मुझे जो समझ आया वो एक दफा। So you have two ways to calculate growth. One is this G is equal to B into R. So remember, you don't have to go through all this. ये just explanation के लिए था, आपको पूरा लॉजिक समझाने के लिए था कि ये B into R कैसे आपको ग्रोथ रेट देता है। बस आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। और अब ग्रोथ निकालने के लिए जो जिस ग्रोथ को हम फिर यहाँ यूज करते हैं अपने ग्रोथ मॉडल में, हम अपने ग्रोथ मॉडल में इसको यूज करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, सर एग्जाम के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जो एग्जामिनर कहेगा वही यूज करना है आपने, ठीक है। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि यूजिंग ग्रोथ अप्रोक्सीमेशन मॉडल, तो फिर आप ग्रोथ अप्रोक्सीमेशन यानी गॉर्डन्स ग्रोथ अप्रोक्सीमेशन मॉडल यूज करोगे। और अगर वो कहता है कि कंपाउंड ग्रोथ रेट निकाल के दें, तो कंपाउंड ग्रोथ रेट में आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका था कि किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर एक हमारा और मॉडल है जिसको हम कहते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, एंड दैट्स कॉल्ड CAPM, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में है उनको दूर करता है। जैसे कि हमने उसमें एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी कि डिविडेंड ग्रोथ मॉडल प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क इंकॉर्पोरेट नहीं करता, और वो ये अज्यूम करता है कि जितना हिस्टोरिक डिविडेंड हमने अब तक दिया है, अगर आगे हम उतना देंगे तो इन्वेस्टर्स को कोई मसला नहीं होगा। हालांकि आगे हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को यूज करने जा रहे हैं एज अ डिस्काउंट रेट या पार्ट ऑफ अ डिस्काउंट रेट, तो वो प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट रिस्क लेवल का हो सकता है। एंड यू ऑल नो दैट इन्वेस्टर्स जो होते हैं, दे डू कंसिडर द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क, एंड दे ऑलवेज look for a higher return when there is higher risk. तो अगर नए बिजनेस का या नए इन्वेस्टमेंट का रिस्क ज्यादा होगा तो रिटर्न भी ज्यादा होगा, जिसको डिविडेंड ग्रोथ मॉडल इंकॉर्पोरेट नहीं कर रहा था। तो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इन दिस रिगार्ड्स इज अ बेटर मॉडल कि वो रिस्क जो है ना, जो प्रोजेक्ट रिलेटेड रिस्क होता है उसको इंकॉर्पोरेट करता है। कैसे करता है अभी डिस्कस करते हैं। दूसरा मसला डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में था कि वो कैपिटल गेन को इग्नोर कर रहा था, और वो सिर्फ डिविडेंड को ही लोगों का रिटर्न मान रहा था, जबकि कैपिटल गेन इज आल्सो पार्ट ऑफ अ रिटर्न। सो ये दो चीजें ऐसी थी जो उस मॉडल में मिसिंग थी और इस मॉडल में है।
और वो कैसे हैं वो जरा आप देखिए। अब मैं आपसे सवाल करता चला जाऊंगा और इंशाल्लाह आप इस फॉर्मूले को जाने बगैर मुझे आंसर का जवाब दे देंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है आप लोगों से। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं है, इसको हम कहते हैं रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, और उससे हमें रिटर्न मिल रहा है, लेट्स से मैं आपको अज्यूम करके बता रहा हूं, लेट्स से उससे हमें 5% मिल रहा है, ठीक है। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूं, मुझे जवाब दीजिएगा, अगर इसके मुकाबले में एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होगी जिसमें रिस्क होगा, क्या उससे भी आप 5% एक्सपेक्ट करोगे या ज्यादा करोगे? वेरी गुड, हम ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब समझिए एक ऐसी मार्केट है जहां पर रिस्क है, जहां पर रिस्क है, और उस मार्केट में लोग जो रिटर्न उस मार्केट से ऑन एवरेज एक्सपेक्ट करते हैं, उस मार्केट से जो एवरेज रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, लेट्स से वो 15% है, वो 15% है। तो ये बताइए, लोग उस मार्केट से कितना एडिशनल रिटर्न ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सिंपल सी बात है यार, 15% वो उस मार्केट से रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑन एवरेज, उस पूरी मार्केट से ऑन एवरेज 15% रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? डेफिनेटली रिस्क की वजह से कर रहे हैं, रिस्क की वजह से। क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये मार्केट ऐसी है जिसमें रिस्क है, और ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है जिसमें रिस्क नहीं था, तो ये रिस्क फ्री रिटर्न हुआ। ये एक नॉर्मल रिटर्न हुआ जो 10% ज्यादा है, विच मींस दे आर आस्किंग फॉर अ हायर रिटर्न अगेंस्ट अ हायर रिस्क। इसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, इसको कहते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम, ये मार्केट रिस्क प्रीमियम कहलाता है। और इसको हम मार्केट रिटर्न कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं आरएम से। इसको हम रिस्क फ्री रिटर्न कहते हैं, इसको हम कहते हैं आरएफ, ठीक है। और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम, यानी आरएम माइनस आरएफ, ठीक है। लोग 10% एडिशनल इस मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग 10% एडिशनल रिटर्न इस मार्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट ऐसी है जहां रिस्क है। तो जब रिस्क इंसान लेता है तो फिर उसके अगेंस्ट उसको ज्यादा रिटर्न भी चाहिए होता है। सो the 10% additional return that people are expecting from this market is just because they expect a risk, and to compensate for that additional risk they are asking for this additional return of 10%. So यहां तक सबको समझ में आ गई बात? ठीक है। अब ये है पूरी मार्केट का एवरेज। अब एवरेज आपको पता है ना कि अगर आप 15% ऑन एवरेज एक्सपेक्ट कर रहे हो या 10% प्रीमियम एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट से बिकॉज ऑफ द रिस्क, तो इसमें कुछ ऐसी कंपनीज होंगी जो ओवरऑल मार्केट के मुकाबले में, एवरेज मार्केट के मुकाबले में ज्यादा रिस्की होंगी, और कुछ ऐसी होंगी जो कम रिस्की होंगी। देखो, ये तो नहीं हो सकता ना कि जितनी भी कंपनीज उस मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं वो सब एक जितना रिस्क रखती हों। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये जरूरी है?
नहीं, जिस तरह एक क्लास के अंदर हर बंदे के मार्क्स अलग होते हैं, लेकिन फिर एक एवरेज मार्क भी होता है, उस क्लास के एक एवरेज मार्क्स भी होते हैं। इसी तरह एक मार्केट का रिस्क भी हर कंपनी का अलग अलग होगा, लेकिन एक मार्केट का एवरेज रिस्क भी होगा। तो ये तो एक एवरेज वाला मामला है। अच्छा, अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा। एक कंपनी ए है जो कि इसी मार्केट में ऑपरेट कर रही है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये वाली मार्केट, ये उसी में है। और ये जो कंपनी ए है, ये 1.5 टाइम्स 1.5 टाइम्स, बल्कि चले 2 टाइम्स कर लेता हूं टू कीप इट सिंपल, 2 टाइम्स रिस्की है मार्केट के मुकाबले में। जो एवरेज मार्केट है ना, उसके मुकाबले में इस कंपनी का रिस्क 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स। जैसे एक क्लास का एवरेज 40 मार्क्स है, लेट्स से एक क्लास का एवरेज 40 मार्क्स है, बट एक इंडिविजुअल स्टूडेंट है जो उसी क्लास में, लेकिन उसके मार्क्स है 80, तो वो एवरेज का कितने टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स ना। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ रिस्क लेवल है। जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूं, ये पूरी मार्केट का जो एवरेज रिस्क है उसके मुकाबले में 2 टाइम्स रिस्कियर है। और मैं आपसे कह रहा हूं, आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा, ये बताएं। व्हाट रिटर्न आर यू गोइंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कंपनी? और अपना जहन यूज कीजिएगा, और जहन यूज करके फिर जवाब दीजिएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे 30% का आंसर दिया ना, और उन्होंने पता क्या किया? 30% कैसे दिया? उन्होंने ये 15% उठाया और इसको 2 से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, और कहा कि हम इस कंपनी से, जो कि 2 टाइम्स एज रिस्की है एज मार्केट, उससे हम 30% रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। नहीं भाई, ये गलत है, दैट्स अ रॉन्ग वे। हम पूरा 15% जो है वो रिस्क की वजह से नहीं ले रहे थे। अभी हमने डिस्कस किया, रिस्क की वजह से तो 10% ले रहे हैं। 5% तो हम वैसे भी एक्सपेक्ट करते हैं हर कंपनी से, चाहे उसमें रिस्क हो या ना हो। क्योंकि अगर हम एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां रिस्क नहीं है, तो आप फ्री में पैसे थोड़ी दे देंगे। कोई शख्स आपको बोले रिस्क नहीं है, मुझे 1 लाख रुपए दे दो, लेकिन मैं उसके ऊपर कोई रिटर्न नहीं दूंगा, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ी ना उसको पैसे दोगे, भले रिस्क ना हो। सो देयर ऑलवेज हैव टू बी अ मिनिमम रिटर्न, there always has to be a minimum return that you expect. So that's a risk free return 5%. ये जो एडिशनल 10% था, ये रिस्क की वजह से था। तो अगर एवरेज मार्केट से मैं 10% एक्सपेक्ट कर रहा था रिस्क प्रीमियम एडिशनल 1, तो एक ऐसी कंपनी जो 2 टाइम्स रिस्की होगी, उससे मैं कितना एक्सपेक्ट करूंगा? कैसे निकालूंगा? रिस्क प्रीमियम बताएं, सिर्फ रिस्क प्रीमियम बताएं इस कंपनी का कितना होगा जो हम इससे एक्सपेक्ट करेंगे, सिर्फ रिस्क प्रीमियम। अगर एवरेज मार्केट से 10% है तो इससे 2 टाइम्स होगा, so 2 टाइम्स होगा, which will be 20%। ये तो हम सिंपली सीधा सीधा रिस्क की वजह से देंगे, और 5% हम उससे वैसे भी लेंगे, रिस्क ना भी होता तो टोटल रिटर्न जो हम इस कंपनी से एक्सपेक्ट करेंगे वो होगा 25%। सो जो इन्वेस्टर इस कंपनी से शेयर खरीदेगा, वो इससे कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा? 25% एक्सपेक्ट करेगा। 25%। क्या यहां तक सबको समझ में आ गई बात? यस और नो? वेरी गुड। अब आप मुझे काम करें, मुझे ये 25% मैंने जिस तरह कैलकुलेट किया है, मुझे उसका फॉर्मूला डिराइव करके जल्दी से बताएं कि फॉर्मूला क्या होगा। अब देखिए जरा, ये जो आप 2 टाइम्स कह रहे हैं, इसको हम कहते हैं इक्विटी बीटा। दैट्स इक्विटी बीटा, दिस इज कॉल्ड इक्विटी बीटा। ये इक्विटी बीटा कहलाता है, ठीक है। सो लेट्स डिराइव द फॉर्मूला नाउ यूजिंग द CAPM मॉडल। let's derive the
फॉर्मूला फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बेसिकली ये फॉर्मूला आप मुझे बता रहे हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का 25%, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस इक्विटी बीटा multiplied by RM minus RF. That's it. That's the formula for calculating cost of equity using CAPM model. तो ये फॉर्मूला आज से CAPM मॉडल नहीं कहलाएगा, बल्कि आप लोग सब इस पर अपना अपना नाम लिख लें, क्योंकि आप लोगों ने कॉपी नहीं किया, ये आप लोगों ने खुद डिराइव किया है। अब आप इसके लीगल ओनर हैं और आप चाहें तो आप इसको पेटेंट करवा सकते हैं, ताकि कोई भी शख्स किसी और नाम से इसको यूज ना करे। ठीक है, तो ये आपका अपना फॉर्मूला है आप आज के बाद से। तो चूंकि आप लोग ज्यादा हो तो मैं इसको अभी भी CAPM मॉडल बोलूंगा, बट आप लोग इसको अपने अपने नाम से याद रखिए। आप इसको रोबास मॉडल कह लें, अरीबा मॉडल कह लें, जैगम मॉडल कह लें, जाहिद मॉडल कह लें। तो जो जो आप लोगों ने जिसने इसको डिराइव किया था वो लोग अपने अपने उससे कर सकते हैं। नई कॉपीराइट्स प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होंगी, ये आप लोगों ने खुद डिराइव किया है और मेरे पास इसका प्रूफ है। मेरे पास इस चैट की हिस्ट्री है, और अगर कोई आपके ऊपर कोई भी केस करे, कुछ भी करे, तो फिर आप लोग बिल्कुल मुझसे ये चैट वाली हिस्ट्री ले लीजिएगा। जूम इसका गवाह है कि आप लोगों को पता भी नहीं था कि ये फॉर्मूला भी है और आप लोगों ने खुद से लिखा था। सो अब ये बताइए, समझ में आया नहीं आया? अच्छा, अब आप अगर गौर से देखिए, इस फॉर्मूले ने इस वक्त फॉर द टाइम बीइंग किस लिमिटेशन को कवर किया है? डिविडेंड ग्रोथ मॉडल के किस लिमिटेशन को कवर किया है, बताएं जरा। जी हाँ, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क को इंकॉर्पोरेट किया है। जब आप इस कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल रहे थे कि इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, तो आपने इसके रिस्क लेवल से इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, और उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली। सो इसने प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क इंकॉर्पोरेट कर दिया। तो एक प्रॉब्लम तो इसने रिजॉल्व कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में थी, उसको भी रिजॉल्व हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, रिजॉल्व कर चुका है। और वो कैसे है वो देखिए। जब हम ये कहते हैं मार्केट रिटर्न 15% है, तो याद रखिए मार्केट रिटर्न जो होता है, इट्स अ सम ऑफ 2 थिंग्स, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन। मार्केट रिटर्न डिविडेंड और कैपिटल गेन का सम है। तो ये जो 15% है, इट्स नॉट ओनली द डिविडेंड, इट ऑल्सो इंक्लूड्स कैपिटल गेन। जबकि वहां सिर्फ डिविडेंड को कंसिडर किया जाता था, इसमें कैपिटल गेन भी इंकॉर्पोरेट हो गया है। और वो होता कैसे, वो भी आज मैं आपको भी बताता हूं। इस एग्जांपल से समझिए। हम निकालने जा रहे हैं रिटर्न, हम रिटर्न निकालने जा रहे हैं। और वो हम कैसे निकाल सकते हैं वो जरा देखिए। लेट्स से टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक मार्केट स्टॉक मार्केट की बात कर लें। एक स्टॉक मार्केट में जितनी कंपनीज थी, अज्यूम करें, उन टोटल कंपनीज की जब हमने शेयर्स की टोटल वैल्यू निकाली एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, तो लेट्स से वो थी $1 million। लेट्स से दैट वाज $1 million। उसकी टोटल वैल्यू थी $1 million। उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये याद रखिएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑफ द कंपनीज। पूरी कंपनीज कह लें या किसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं तो किसी एक कंपनी की बात कर रहे हैं। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी 1 मिलियन थी, और ये मैं पूरी मार्केट की बात कर रहा हूं इस वक्त स्टार्ट में। लेट्स से टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड में, साल के एंड पर
it was, let's say it was 1050,000 हो गई, 1050,000 होगी। सो कैपिटल गेन कितना आया? शेयर्स की वैल्यू में डिफरेंस आता है, उसको कैपिटल गेन कहते हैं। सो द कैपिटल गेन वाज इन दोनों का डिफरेंस $50,000। इट वाज $50,000। अच्छा, लेट्स से जो टोटल डिविडेंड पे किया गया है, जो टोटल डिविडेंड पे किया गया है वो लेट्स से $30,000 पे किया गया है। टोटल डिविडेंड जो पे किया गया है इस पूरे साल में वो $30,000 का पे किया है। तो टोटल गेन कितना हो गया? इन्वेस्टर्स का टोटल गेन कितना हो गया? इन दोनों का सम, टोटल गेन विल बी $80,000। ठीक है। अच्छा, इन इन्वेस्टर्स की टोटल इनकम 80,000 होगी पूरे साल की। ये बताइए इन्होंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ था साल के शुरू में? $1 मिलियन, और उस 1 मिलियन पर उन्होंने कमाया 80,000। तो अगर इनका परसेंटेज में रिटर्न मालूम करना हो तो 80,000 को मैं 1 मिलियन से, यानी साल के शुरू की जो कैपिटलाइजेशन होगी उससे डिवाइड करूंगा, और मैंने उसको डिवाइड करके उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, तो रिटर्न आया 8%, एंड दैट इज कॉल्ड मार्केट रिटर्न व्हिच इंक्लूड्स द कैपिटल गेन एंड द टोटल डिविडेंड, एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मार्केट रिटर्न। ये जो ऊपर हमने एक रिटर्न यूज किया था 15%, वो इस तरह कैलकुलेट होता है कि आप ये देखते हो कि साल के शुरू में इक्विटी की वैल्यू कितनी थी, साल के एंड पर इक्विटी की या शेयर्स की वैल्यू कितनी थी, इन दोनों का डिफरेंस लेके हम पहले कैपिटल गेन निकालते हैं। उस कैपिटल गेन के अंदर पूरे साल में जो डिविडेंड पे किया गया होता है वो ऐड करके टोटल गेन निकालते हैं, और फिर साल के शुरू की वैल्यू से उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकालते हैं कि कितना परसेंट कमाया गया, एंड दैट इज कॉल्ड मार्केट रिटर्न, क्योंकि ये पूरी मार्केट के हिसाब से हम बात कर रहे थे। इसी तरह एक पर्टिकुलर कंपनी से कितना कमाया गया होगा, तो फिर उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को का डिफरेंस लेते हैं और उस कंपनी का दिया हुआ डिविडेंड उसमें ऐड करते हैं। दैट्स मार्केट रिटर्न। सो सिंस दिस मार्केट रिटर्न इंक्लूड्स कैपिटल गेन, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि CAPM मॉडल चूंकि मार्केट रिटर्न को उठाता है और उसके अंदर कैपिटल गेन शामिल है, तो इसलिए वो कैपिटल गेन को भी रिटर्न के तौर पे इनकॉर्पोरेट कर रहा है, अनलाइक द डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अच्छा, अब एक स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर जब आप ये रिटर्न निकाल रहे हो तो इसको आपने स्टार्ट वाली कैपिटलाइजेशन से क्यों डिवाइड किया है? क्योंकि हमेशा जब आप ये देखते हो कि आपने कितना परसेंट कमाया अपनी इन्वेस्टमेंट का, तो आप इन्वेस्टमेंट जो आपने शुरू में साल में की होती उसको बेस बनाओगे, क्योंकि शुरू में तो आपने वही इन्वेस्ट किया था और फिर उसी को यूज करके पूरे साल आपने कमाया है। ये जो आखिर में आपके पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आई है, ये तो अब आप अगले साल इस्तेमाल करोगे, ये तो ईयर एंड का है। सो दिस इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो जब नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट आएगा तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में फिर हम इससे डिवाइड कर रहे होंगे, क्योंकि ये पैसे आपको साल के एंड पे जमा हुए हैं। सो ईयर एंड वाला जो इक्विटी होगी वो तो अगले साल के लिए यूज होगी, तो उसको अगले साल के प्रॉफिट के लिए यूज करेंगे एज अ डिनोमिनेटर वैल्यू। सर कैपिटल, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जरा मुझे ये सॉल्व करके दें। CAPM के क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन ये जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी आप लोगों को डिस्कशंस में मैंने वक्त गुजारा उसकी वजह थी, क्योंकि इस पे जो डिस्कशन आती है ना वो टेक्निकल होती है। इसके ऊपर जो थ्योरी का क्वेश्चन MCQ की शक्ल में आ जाएगा ना वो टेक्निकल होगा। कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल होती है, इसकी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। सो जो भी डिस्कशन अभी मेरी और ईशा के दरमियान हुई है, आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, इसको नोट किया करें।
मैं, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे होते हो बीच में, मैं सबके जवाब इतनी डिटेल में नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है किस कहाँ पर डिटेल में देना है, क्योंकि उसका ताल्लुक आपके थ्योरी से ज्यादा होता है. सो डू नोट डाउन, एंड दीज एवरीथिंग दैट आई डिस्कस, हर चीज जो मैं आपके साथ ज्यादा लंबा खींच के डिस्कस करूंगा, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगी, उसको नोट कर लिया करें. गनी इंशाल्लाह नहीं आएगी. जब मैं प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करूंगा, ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी. अभी आप लोग सिर्फ जो जो प्रैक्टिस करने को मैं कहूँ वो करते चले जाओ. आप सबके 50% मेरे ऊपर है और 50 से ऊपर आपके ऊपर. अच्छा, एग्जाम्पल, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन. ऑलमोस्ट आप सबने सॉल्व कर लिया है, और इसी तरह का ही क्वेश्चन हुआ करेगा. मैंने कहा ना, इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है. Cost of equity will be risk free, which is 5%, into equity beta plus equity beta into market return minus risk free return. So it's 13.75%. अच्छा, कभी कभार घुमाने के लिए पता है क्या करता है वो? इन दोनों की जगह क्या दे देगा, बताएं? इन दोनों के डिफरेंस की जगह क्या दे देगा? प्रीमियम डायरेक्टली दे देगा, रिस्क प्रीमियम डायरेक्टली दे देगा. तो वो रिस्क फ्री रिटर्न दे देगा, और मार्केट रिटर्न की जगह वो मार्केट रिस्क प्रीमियम बोल देगा. तो अक्सर स्टूडेंट जल्दबाजी में ना मार्केट रिस्क प्रीमियम को मार्केट रिटर्न मान लेते हैं और फिर दोबारा माइनस कर देते हैं. अगर मार्केट रिस्क प्रीमियम ऑलरेडी दिया हुआ है तो फिर इनका डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिएगा. रवि, इक्विटी बीटा की लॉजिक मैं फिर आपको बताता हूँ. अभी रुक जाएं, मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा कि इक्विटी बीटा आता कैसे है, तो आपको इसकी लॉजिक समझ में आ जाएगी बिल्कुल. पहले मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ढूंढ लूं.
सो टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, रिस्क फ्री रिटर्न 3% है, प्लस मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है 8%, सो नो नीड टू टेक अ डिफरेंस, और इक्विटी बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 से, एंड दैट्स इट, और ये हमारा आंसर आ गया 13.4%. सो ऐसे क्वेश्चंस आपके पास होंगे. 13.4% आ गया. समझ में आ गया? ओके, अब थोड़ा सा इक्विटी बीटा के बारे में डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज इक्विटी बीटा और ये क्या है, उसकी कहानी क्या है, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीएपीएम मॉडल का क्वेश्चंस जो अभी मैंने जिस तरह आपको बताया बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस वो करेंगे. ये टिपिकल एग्जाम टाइप का क्वेश्चन ही है, ऐसे ही होगा आपके पास. सो अब इक्विटी बीटा को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. इक्विटी बीटा पे जाने से पहले मैं आपको कुछ रिस्क्स के टाइप्स बता देता हूँ. पहले टाइप ऑफ रिस्क्स. एक आपका होता है बिजनेस रिस्क, और एक आपका होता है फाइनेंशियल रिस्क. जो आपका बिजनेस रिस्क होता है, इसको मैं डिफाइन करता हूं. इट्स अ रिस्क दैट अ बिजनेस may fail to cover its operating costs, especially fixed costs. It's a risk that a business may fail to pay its debts on time. ये आपका फाइनेंशियल रिस्क है. जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है ना, अगर हमारा सेल्स वॉल्यूम इतना कम हो जाए कि हम वो बेयर ना कर सकें और हमें लॉस हो जाए, ऑपरेटिंग लॉस, इस बात के होने का अगर चांस होगा तो ये बिजनेस रिस्क कहलाता है. फाइनेंशियल रिस्क तब पैदा होता है जब आपने किसी से उधार लिया हुआ हो और ये खदशा हो कि आप शायद वो उधार अपना टाइम पर पे बैक ना कर सको. तो फाइनेंशियल रिस्क उस कंपनी को बेयर करना पड़ता है जिसने उधार लिया हुआ होता है, और बिजनेस रिस्क तकरीबन हर बिजनेस को फेस करना पड़ता है क्योंकि उस बिजनेस के अपने रिस्क वगैरह होंगे. क्या ये बात समझ में आ गई? दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है. तो बिजनेस रिस्क कौन सा रिस्क है कि बिजनेस के पास इतना सेल्स वॉल्यूम या इतना ट्रेडिंग वॉल्यूम ना हो सके कि वो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट को कवर कर सके. और ये रिस्क बेसिकली फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से नॉर्मली पैदा होता है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो होती भी तभी है जब आपके पास ट्रेडिंग वॉल्यूम हो. जब ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो अपनी जगह पे रहती है. सो अब बिजनेस रिस्क एक ऐसा रिस्क है जो कि एक ऐसा रिस्क जिसमें यह खदशा हो कि बिजनेस अपने खर्चे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको पूरा नहीं कर सके. एंड फाइनेंशियल रिस्क वो रिस्क है जिसमें यह खदशा हो कि हम अपनी लाइबिलिटीज को टाइम पर पे ना कर सकें. अच्छा, अब एक और क्लासिफिकेशन है उसकी रिस्क की, और एक टाइप ऑफ रिस्क है जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क. और एक है अनसिस्टमैटिक रिस्क. सिस्टमैटिक रिस्क को हम मार्केट रिस्क भी कहते हैं
और अनसिस्टमैटिक रिस्क को हम कंपनी स्पेसिफिक रिस्क भी कहते हैं। अब ये क्या भला है वो भी समझ लें। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है जो रिस्क फेस्ड बाय एवरी कंपनी इन द मार्केट, a risk specific to a particular company। क्या फर्क है? देखिए, अगर मैं एजुकेशन सेक्टर को उठाता हूं, जैसे हम लोग हैं या दूसरे कॉलेजेस स्कूल्स वगैरह हैं, ये जो कोविड का लॉकडाउन होता है या इसका रिस्क कभी भी आगे फिर पैदा होता है कि लॉकडाउन हो जाएगा, क्या ये रिस्क किसी स्पेसिफिक स्कूल का है या उसके फैसलों की वजह से पैदा हुआ है? नहीं। It is called a systematic risk or market risk faced by every company in the market. And when we say a market, we are talking about a particular industry. Yeah, we are talking about stock market normally. So every market, every company in the market, if it faces a problem that is not because of that particular company, तो उसको कहते हैं हम systematic risk. अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या है? जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी के डिसीजन से पैदा हो। मिसाल के तौर पर, इफ आई स्टार्ट अ पर्टिकुलर कोर्स इन माय कॉलेज, वो कोर्स के नाकाम होने का रिस्क सिर्फ मेरा है, क्योंकि दैट्स समथिंग दैट आई हैव स्टार्टेड। सो दैट रिस्क इज स्पेसिफिक टू माय डिसीजन एंड इट हैज नथिंग टू डू विद एनी अदर कॉलेज इन द मार्केट। सो अ रिस्क जो कि एक पर्टिकुलर कंपनी के अपने डिसीजन से पैदा हुआ हो और उसका किसी और से कोई कनेक्शन ही ना बनता हो, तो उसको कहते हैं हम अनसिस्टमैटिक रिस्क या कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। मुझे ये बताइए, आप इन्वेस्टर हो एंड यू हैव चॉइस ऑफ इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल कंपनीज, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर मार्केट। आप इन दोनों में से किस रिस्क को मैनेज कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो? किस रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो और कैसे कर सकते हो? अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये बात सही है, बिल्कुल सही है। दिस अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड। अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड, यानी इसको मैनेज कर सकते हो आप। कैसे? What type of a decision may help you diversify this risk? आप अगर इन्वेस्टर हो तो आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो? जुहेब एक्सीलेंट, रुबास एक्सीलेंट। आप एक से ज्यादा कंपनीज में इन्वेस्ट करो, आप ऐसा पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करो, एक ऐसा पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करो, एक ऐसा पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करो कि जिसमें अगर आपको एक कंपनी में प्रॉब्लम हो तो दूसरे में फायदा हो जाए। क्योंकि एक ने रिस्क लिया होगा, वो कमा भी सकता है, नहीं भी कमा सकता, लेकिन दूसरी जगह आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी होगी तो आपको फायदा ये हो जाएगा, अगर एक कंपनी में नुकसान हो रहा होगा तो दूसरे में फायदा हो जाएगा और वो कवर कर सकता है। सो अनसिस्टमैटिक रिस्क कैन बी डाइवर्सिफाइड बाय मेंटेनिंग a balanced portfolio of investments. A balanced portfolio of investments. ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल कर रहा हूं, मुझे जवाब दीजिएगा। देयर आर टू सेल फोन्स, सेल फोन ए, सेल फोन बी।
ठीक है, सेलफोन ए, सेलफोन बी। ये सेलफोन ए और सेलफोन बी में से एक में प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि उसकी जो स्क्रीन है वो बड़ी नाजुक है, और अगर प्रोटेक्टर नहीं चढ़ाएंगे तो उसके ऊपर स्क्रैचेस आके वो खराब हो सकती है स्क्रीन। ठीक है, और उसकी स्क्रीन खराब हो सकती है। और दूसरा मोबाइल जो है वो मोबाइल बी है, और मोबाइल बी जो है उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि उसकी, ठीक है, उसकी प्राइस कभी भी गिर सकती है, और सामने वाला दोनों के 10,000 रुपये मांग रहा है, फिर प्रोटेक्टर लगाने के बाद प्रोटेक्ट हो जाएगा और आप प्रोटेक्टर आपके पास है। ये बी है जिसकी वैल्यू कभी भी गिर सकती है, इसकी स्क्रीन को मसला नहीं है, बट ये इसकी वैल्यू कभी भी गिर सकती है। हो सकता है ना गिरे, लेकिन हो सकता है गिर जाए। क्या आप ये दोनों मोबाइल एक कीमत पे खरीदोगे? किसको सस्ता खरीदने की कोशिश करोगे? इसके बारे में आप टेंशन नहीं लोगे, आप बोलोगे इसकी टेंशन आप नहीं लो, ये मैं खरीद लेता हूं। इसकी बात करो भाई, क्योंकि इसका रिस्क आप मैनेज कर सकते हो, लिहाजा इसको कम कीमत पे आप ना भी खरीदो तो चलेगा। बट इसको चूंकि आप मैनेज नहीं कर सकते हो, अब इसको हासिल करने के लिए आपको बेनिफिट चाहिए, और मोबाइल खरीदते वक्त बेनिफिट का मतलब है लोअर प्राइस। मोबाइल खरीदते वक्त बेनिफिट मींस लोअर प्राइस, तो यू विल बी विलिंग टू बाय इट एट अ लोअर प्राइस सो दैट यू कैन मैनेज द रिस्क एट दैट कॉस्ट। वो जो बेनिफिट है वो आप उस रिस्क के लिए रिस्क उसके लिए ले लोगे। सेम गोज फॉर हेयर, एक प्रोजेक्ट ए है और एक प्रोजेक्ट बी है। प्रोजेक्ट ए ऐसा है जिसका रिस्क आप मैनेज कर सकते हो, वो भी 8% रिटर्न दे रहा है, और प्रोजेक्ट बी इसका रिस्क आप मैनेज नहीं कर सकते हो, उसमें अगर कुछ हुआ तो होगा वो आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको ये लॉस होगा, तो वो भी 8% दे रहा है, और इसको आप मैनेज नहीं कर सकते हो। मुझे एक बताओ, क्या दोनों प्रोजेक्ट सेम रेट पे करोगे? किस प्रोजेक्ट के लिए आप ज्यादा रेट मांगोगे? प्रोजेक्ट बी, एंड बिकॉज ऑफ, अच्छा, इसका मतलब आप रिस्क प्रीमियम मांगोगे, है ना? आप रिस्क प्रीमियम मांगोगे प्रोजेक्ट बी से, और किस किस रिस्क की वजह से इससे ये रिस्क प्रीमियम मांग रहे हो? कौन सा रिस्क से? ऊपर दो में से बताओ। अनसिस्टमैटिक कैसे हो गया? अनसिस्टमैटिक रिस्क तो मैंने अभी कहा ना कि आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इट वाज अ सिस्टमैटिक रिस्क जिसको आप डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हो, तभी तो आप उसकी वजह से प्रीमियम मांग रहे हो। सो आप यहां लिखोगे सिस्टमैटिक रिस्क सिंस फेस्ड बाय एवरी कंपनी कैन नॉट बी diversified, therefore a risk premium will be expected. अब कुछ कुछ कहानी शायद आपको क्लियर हो रही हो। सीएपीएम के अंदर, सीएपीएम के अंदर ये जो इक्विटी बीटा था 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये किस रिस्क के लिए था? किस रिस्क के लिए आप ज्यादा मांग रहे हो? सिस्टमैटिक रिस्क, बिल्कुल सिस्टमैटिक रिस्क। जो इक्विटी बीटा होता है, बीटा ऑफ अ कंपनी reflects the systematic risk of a company. वो एक सिस्टमैटिक रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है।
वो जो CAPM मॉडल के अंदर हम कहते हैं हमें 1.5 टाइम्स चाहिए, हमें 2 टाइम्स चाहिए, वो बेसिकली एक कंपनी के सिस्टमैटिक रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है। जो अनसिस्टमैटिक रिस्क होता है उसके लिए तो हम दूसरी तीसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके उसको मैनेज कर सकते हैं, बट सिस्टमैटिक रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए उसके लिए प्रीमियम मांगते हैं हम, ताकि हम उसको कंपनसेट कर सकें। तो ये याद रखिएगा, कभी एक्सप्लेन करना पड़े और कभी किसी को बताना पड़े यार ये इक्विटी बीटा किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, तो बोलो सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ कंपनी को रिफ्लेक्ट करता है। एंड क्यों करता है? क्योंकि हम उस रिस्क को मैनेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तमाम कंपनीज को अफेक्ट करता है, किसी को ज्यादा करेगा किसी को कम करेगा, बट करता सबको अफेक्ट है। अगर समंदर में तूफान आएगा तो हर छोटी कश्ती और बड़ी कश्ती दोनों को अफेक्ट करेगा, बट छोटी कश्ती को ज्यादा अफेक्ट कर जाएगा, क्योंकि बड़ी कश्ती तूफानों में सरवाइव कर सकती है, वो उसका वजन ज्यादा होता है, उसका बैलेंस ज्यादा होता है, वो प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकती है, छोटी नहीं कर सकती, लेकिन हिलेगी तो वो भी, बड़ी कश्ती भी हिलेगी जरूर, एनर्जी उसको भी ज्यादा लगेगी, पुश उसको भी ज्यादा मिलेगा। सो अफेक्ट सबको करेगा, किसी को ज्यादा किसी को कम करेगा अगर समंदर में तूफान आ जाए। बट अगर समंदर बिल्कुल पैसिफिक है और आप स्पीड बोट चला रहे हो, और स्पीड बोट जो है ना उससे तमाशे कर रहे हो, कभी इधर जा रहे हो, कभी इधर कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कभी उससे क्या कर रहे हो, किस रफली चला रहे हो, वो रिस्क फिर आपका अपना है, क्योंकि वो ड्राइविंग स्टाइल से ताल्लुक रखता है, वो समंदर से ताल्लुक नहीं रखता, वो आपके अपने डिसीजन से ताल्लुक रखता है। तो वो अनसिस्टमैटिक रिस्क है। समबडी इज ड्राइविंग क्रेजी और वो जो है ना वो उसको चला सिर्फ पागलों की तरह है, तो वो बंदा जो है वो एक अपना स्पेसिफिक डिसीजन ले रहा है, उसकी वजह से कोई रिस्क पैदा होता है, स्पेसिफिक रिस्क है, राइट। सो इक्विटी बीटा रिफ्लेक्ट्स द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ कंपनी। यहां तक बात समझ में आती है? सर एक चीज पूछनी है, अगर इक्विटी बीटा एक कंपनी का 3% है और एक का 2%, मतलब 2 टाइम्स है और 3 टाइम्स है एक का, तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग जो ज्यादा जिसका 3 टाइम्स है उसमें रिस्क, मतलब उसके जो भी वो था रिस्क था वो ज्यादा अफेक्ट किया उस कंपनी को, और इस वजह से हम उस कंपनी से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर हम 7 वाली कंपनी में 2% 2 टाइम्स वाली कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको कम उसने इफेक्ट किया, तो हम उससे 2 टाइम्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न। ऐसा ही है सर? बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि जो रिस्क है ना मार्केट का, वो जिसके पास 3 टाइम्स इक्विटी बीटा है, इसका मतलब उसको 3 टाइम्स अफेक्ट करेगा एज कंपेयर टू जिसके पास 2 टाइम्स अफेक्ट कर रहा है। राइट सर। अच्छा, अब आते हैं इक्विटी बीटा के ऊपर, और इक्विटी बीटा को जरा डिस्कस करते हैं। ये इक्विटी बीटा कैलकुलेट कैसे किया जाता है डिटेल में नहीं बताऊंगा ज़्यादा, बट आइडिया ज़रूर दे दूंगा आपको, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, तो मैं आइडिया ज़रूर दे दूंगा आपको कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ज़रा समझिएगा गौर से। लेट्स से एक मार्केट है, आप लोग सब सुनिएगा, एक मार्केट है और एक उस मार्केट में एक कंपनी है, एक पूरी मार्केट है और एक सिर्फ कंपनी है, ठीक है। और इस मार्केट की लेट्स से रिटर्न, इसका मार्केट का रिटर्न टाइम ए यानी किसी एक साल, चलो एक साल क्या 2019 कर लेता हूं, रिटर्न 2019 में मार्केट का एवरेज रिटर्न था 12% और इस कंपनी का रिटर्न था लेट्स से 15%। 2020 में मार्केट का रिटर्न लेट्स से हुआ 15% और इस कंपनी का जो रिटर्न था वो चला गया 25% पे, ठीक है। और इसका मतलब इसका भी रिटर्न चेंज हुआ और इसका भी रिटर्न चेंज हुआ। अब देखते हैं कि इसका रिटर्न कितना परसेंट चेंज हुआ, ठीक है। चेंज जो आया है वो भी परसेंटेज में निकालते हैं। इसमें 3 परसेंटेज पॉइंट्स का चेंज आया है, 3 परसेंटेज पॉइंट्स का, ये याद रखिए, परसेंटेज पॉइंट्स वाला डिफरेंस पहले भी बता चुका हूं। 3 परसेंटेज पॉइंट्स को मैं सिर्फ 3 लिखूंगा।
और था कितना 12, तो 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो 3 डिवाइड बाय 12 और परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा ऊपर से, तो इट्स 25% चेंज। 12 से 15 का चेंज 25% चेंज है। सो मार्केट में जो रिटर्न का चेंज आया है, लोगों को जो एवरेज में ज्यादा मिला है वो 25% है, जबकि इस कंपनी के अंदर 10 का चेंज आया है, और वो भी चेंज आया है 15 में। 10 का चेंज 15 में, तो 10 डिवाइडेड बाय 15 और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं, सो इट्स 66.67% है। अब बताओ ये चेंज, इस चेंज का कितने टाइम्स है? अब टाइम्स में आंसर निकालता हूं। अगर मार्केट में 25% आया तो ये उसके कितने गुना आया है? कितने टाइम्स है? कितना टाइम्स नजर आ रहा है आप लोगों को? 2.67 times. So we can say that company A responds 2.67 times to the response in the overall market. इस वक्त ये चेंज अपवर्ड चेंज था। इस वक्त मार्केट में 25% का इजाफा हुआ था, तो अच्छा भी लगेगा जिसने कंपनी ए में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि मार्केट में 25% का इजाफा हुआ होगा, बाकी सबको, हमें उसके मुकाबले में 2.67 टाइम्स का इजाफा हुआ होगा मार्केट के मुकाबले में, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन जब ये चेंज डाउनवर्ड होगा तो फिर नुकसान भी हमें ज्यादा होगा, क्योंकि फिर डाउनवर्ड इंपैक्ट भी हम पे 2.67 टाइम्स आएगा। तो अपवर्ड टाइम अगर 2.67 है तो डाउनवर्ड भी 2.67 होगा। मार्केट में चेंज 25% आया है, हमारे पास चेंज 66.67% आया है। इसका मतलब हमारी कंपनी मार्केट के मुकाबले में 2.67% ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गई है। इसी तरह जब मार्केट बुरा परफॉर्म करेगी तो हम मार्केट के मुकाबले में 2.67 टाइम्स बुरा भी परफॉर्म करेंगे फिर, क्योंकि हमारा रिलेशनशिप 2.67 टाइम्स है। सही है? तो हमारा रिस्पॉन्स 2.67 एंड दैट इज कॉल्ड इक्विटी बीटा। दिस इज बेसिकली कॉल्ड इक्विटी बीटा। फिलहाल मैंने सिर्फ 1 साल की बेस पे कैलकुलेट किया। इक्विटी बीटा नॉर्मली 1 साल के सैंपल पे नहीं कैलकुलेट किया जाता। ये या तो 365 दिन का डेटा आप उठाकर और रिग्रेशन एनालिसिस के थ्रू आप रिलेशनशिप निकालते हो कंपनी वर्सेस मार्केट का, और वहां से आप दोनों के दरमियान रिलेशनशिप निकाल के ये देखते हो कि कंपनी मार्केट के मुकाबले में कितनी रिस्पोंडेंट है। The response of the company to the change, the response of a company to the change in market is basically the equity beta of the company, 2.67 times. इसका मतलब मैं आपको एक सवाल कर रहा हूं, आप लोग को और समझ में आ जाएगा, सुहाइमा आपको भी समझ में आ जाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, लेट्स से अगले साल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट में 10% का चेंज आएगा, 10% का चेंज आएगा रिटर्न में अगले साल। तो ये बताइए, हिस्टोरिक वैल्यू देखते हुए आपको क्या लगता है नेक्स्ट ईयर कंपनी के रिटर्न में कितना % चेंज आएगा? अगर मार्केट में 10% चेंज एक्सपेक्टेड है तो कंपनी में चेंज कितना आएगा? एक्सीलेंट 2.67 टाइम्स आएगा। 2.67 को 10% से मल्टीप्लाई कर दें, the change in the return of the company will be 26.67%. अब ये चेंज अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। यानी अगर मैं कहूंगा द मार्केट विल इंक्रीज बाय 10%, तो आप कहोगे ओके द कंपनीज रिटर्न विल इंक्रीज बाय 26.67%।
अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं कहूंगा मार्केट बुरी होने वाली है, कोरोना आ रहा है, डिक्रीज होने वाली है, तो आप दोनों के लिए पे डिक्रीज का वर्ड यूज करोगे। मैं कहूंगा द मार्केट रिटर्न इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 10%, व्हाट विल हैपन टू द कंपनी? तो आप बोलोगे द कंपनीज रिटर्न विल डिक्रीज बाय 26.67%। सो अपसाइड भी है, डाउन साइड भी है इस बात का। बेसिकली दिस 2.67 टाइम्स जो है, ये इसीलिए रिस्क को शो करता है कि आप 2.67 टाइम्स ज्यादा रिस्पॉन्ड करोगे मार्केट के, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। इसको एक और तरीके से भी समझाता हूं और समझ में आ जाएगा। आपका एक दोस्त है, उसके मार्क्स बढ़ते हैं, आपके भी बढ़ते हैं, बट उसके जितने बढ़ते हैं उसके मुकाबले में आपके 2.67 टाइम्स ज्यादा बढ़ते हैं, यानी आप उसके मुकाबले में हमेशा 2.67 टाइम्स ज्यादा शो करते हो रिस्पॉन्स। तो जब उसके बढ़ेंगे आपके भी बढ़ेंगे, जब उसके जितने भी बढ़ेंगे आपके उसके मुकाबले में 2.67 टाइम्स बढ़ेंगे। लेकिन जब उसके मार्क्स गिरेंगे तो फिर आपके मार्क्स उसके मुकाबले में 2.67 टाइम्स ज्यादा गिरेंगे, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप है 2.67। सो अगर आप वो बढ़ रहा है तो आप भी बढ़ोगे और 2.67 टाइम्स बढ़ोगे, वो कम होगा तो आप भी कम होगे। इट्स जस्ट लाइक अ वेरिएबल कॉस्ट, याद है? वेरिएबल कॉस्ट यूनिट्स के बढ़ने के साथ बढ़ती भी है, तो यूनिट्स के कम होने के साथ कम भी होती है फिर। तो रिग्रेशन एनालिसिस में आप मार्केट के रिटर्न्स को एक्स सपोज कर लें और कंपनी के रिटर्न्स को वाई सपोज कर लें, वाई सपोज कर लें, और आप बी निकाल लो, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। 365 दिन के मार्केट रिटर्न्स उठा लो, घर पे करिएगा ये असाइनमेंट। 365 दिन के मार्केट रिटर्न्स उठा लो, याहू के ऊपर, याहू फाइनेंस के ऊपर आप उठा सकते हो ये 365 दिन के रिटर्न्स उठा लो और कंपनी मार्केट के, और 365 दिन के कंपनी उसी मार्केट के अंदर किसी कंपनी के रिटर्न्स उठा लो। मार्केट रिटर्न्स को वाई सपोज एक्स सपोज करो और कंपनी के रिटर्न्स को वाई सपोज करो और बी की वैल्यू निकाल लो। बी की वैल्यू एक्सेल में स्लोप से निकलती है, स्लोप का फॉर्मूला। तो पहले y की वैल्यू सेलेक्ट कर लो, कॉमा डाल के x की वैल्यू सेलेक्ट करो, एंटर कर लो, जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो वो 365 दिन का निकाल के दे देगा, नॉर्मली उसी तरह निकलता है। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स का निकाला है, आप उसको 365 दिन पे निकाल सकते हो। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये बाय नो मींस इट्स एग्जामिनेबल, ये मैंने सिर्फ आप लोगों को पीछे रीजन समझ में आ जाए इस वजह से बताया। तो समझ में आया कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या चीज रिफ्लेक्ट करता है और कैसे रिफ्लेक्ट करता है? और अभी आपने सवाल किया था कि ये कैसे आता है। सो अब तक ये जितनी भी डिस्कशन मैंने आपके साथ की है, दैट वाज अ फ्रॉम अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? अच्छा, अब जो आपका इक्विटी बीटा है ना, रिफ्लेक्ट्स सिस्टमैटिक रिस्क एंड इंक्लूड्स वो सिस्टमैटिक रिस्क को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है? ये बात तो तय होगी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और साथ साथ उसी से एक चीज समझाना चाह रहा हूं, ठीक है? एक अप्रोच समझाना चाह रहा हूं। उसके बाद हमारा जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाला पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, विद एक्सप्लेनेशन सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको लेकिन इस एग्जांपल को समझिएगा जरा, ठीक है? एग्जांपल क्या है? अ कंपनी
बल्कि आ कंपनी नहीं, ABC company is considering to invest in XYZ company operating in, let's say, construction industry. XYZ company has debt to equity ratio of 40:60. 40 डेट हो जाएंगे, 60 इक्विटी हो जाएगी। Alpha company, similar company operating in construction industry has equity beta of 1.4 times with a debt to equity ratio of 30:70. 30:70. अच्छा, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल करता जाऊंगा, आप लोग मुझे जवाब दीजिए जाएगा। इस सिचुएशन को देखिए, एक ABC कंपनी है जो कि XYZ कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, और XYZ कंपनी जो है वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है। इस XYZ कंपनी का जो डेट है वो 40% है और इक्विटी 60% है, यानी 40:60 के रेशियो में इसका कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो 40 डेट है और 60 इक्विटी है। अच्छा, एक ऐसी कंपनी है जो कि XYZ के बिल्कुल सिमिलर कंपनी है, बिल्कुल सिमिलर कंपनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऑपरेट करती है, लेकिन उसका जो इक्विटी बीटा है, यानी उसका जो रिस्क लेवल है वो 1.4 टाइम्स है इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के मुकाबले में, और उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 30:70 है। ठीक है। अच्छा, मुझे पहले ये बताइए, क्या अल्फा कंपनी के पास बिजनेस रिस्क है या नहीं है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है तो क्या उसका बिजनेस रिस्क होगा या नहीं होगा? है। अच्छा, क्या उसका फाइनेंशियल रिस्क है? फाइनेंशियल रिस्क उसके पास क्यों है? डेट की वजह से। बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल जबरदस्त, एक्सीलेंट। अच्छा, XYZ कंपनी जो है वो भी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, क्या उसका बिजनेस रिस्क है? अच्छा, क्या XYZ कंपनी और अल्फा कंपनी का जो बिजनेस रिस्क है वो सेम है या नहीं है? मेरे हिसाब से तो सेम है। क्या दोनों कंस्ट्रक्शन कंपनी में है या नहीं है? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में है या नहीं है? है। क्या दोनों सिमिलर कंपनीज हैं या नहीं है? तो जब दोनों कंस्ट्रक्शन में है और दोनों सिमिलर हैं तो मुझे किस बात से लगेगा कि इनका बिजनेस रिस्क डिफरेंट है? मेरे पास तो कोई सवाल में ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे मैं बिजनेस रिस्क के बारे में इनके क्वेश्चन उठाऊं कि डिफरेंट हो सकता है। कोई है ही नहीं मेरे पास। तो रीजन इस बात को मानने का है, मेरे पास तो इस बात को मानने का रीजन है कि सेम है, क्योंकि सिमिलर कंपनी है। हाँ, अलबत्ता जो उसका फाइनेंशियल रिस्क है क्या वो सेम है?
वो डिफरेंट है, क्योंकि XYZ कंपनी के पास 40% डेट्स हैं, जबकि अल्फा कंपनी के पास सिर्फ 30% डेट्स हैं। किसका रिस्क ज्यादा है? फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क किसका ज्यादा है? XYZ का। बिल्कुल सही है, फाइनेंशियल रिस्क XYZ का है। अब मुझे बताओ, ABC कंपनी जो है वो किस में इन्वेस्ट करने जा रही है? XYZ में, लेकिन इक्विटी बीटा किसका दिया हुआ है? तो क्या, अच्छा पहली बात, इक्विटी बीटा ऑफ एनी कंपनी, ये याद रखिएगा ये जुमला, कंपनी रिफ्लेक्ट्स बोथ बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ये जो इक्विटी बीटा 1.4 टाइम्स दिया हुआ है अल्फा कंपनी का, उसमें अल्फा कंपनी का बिजनेस रिस्क भी शामिल है और अल्फा कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क भी शामिल है। ये 1.4 टाइम्स ओवरऑल रिस्क बता रहा है XYZ कंपनी का, अल्फा कंपनी का। अल्फा कंपनी के मुकाबले में XYZ कंपनी का कौन सा रिस्क अल्फा कंपनी के बराबर है और कौन सा डिफरेंट है? अब आप लोग बताएं मुझे। सर बिजनेस रिस्क तो सिस्टमेटिक रिस्क होता है, अल्फा में तो आपने कहा था अनसिस्टमेटिक रिस्क, सॉरी ये जो दूसरा वाला है फाइनेंशियल रिस्क, वो होता है सिस्टमेटिक। अच्छा, बिजनेस रिस्क दोनों का क्या होगा? सेम, क्योंकि सिमिलर कंपनी एंड सिमिलर इंडस्ट्री है। जब सिमिलर साइज कंपनी होगी और सिमिलर इंडस्ट्री होगी तो वी विल अज्यूम दैट दे हैव अ सिमिलर रिस्क। कौन सा रिस्क डिफरेंट होगा? किसका हायर होगा, किसका लोअर होगा? सर XYZ का हायर होगा और इसका लोअर होगा दूसरी वाली का। सो हायर एंड लोअर। ठीक है। अच्छा, एसेट बीटा जो होता है वो बिजनेस रिस्क को शो करता है, सिर्फ बिजनेस रिस्क को शो करता है, और इक्विटी बीटा दोनों रिस्क को शो करता है। सर मैं यही पूछ रही हूँ ना, इक्विटी बीटा तो अनसिस्टमेटिक एरर कह रही हूँ, अनसिस्टमेटिक रिस्क के लिए होता है। नहीं तो ना, ये तो सिस्टमैटिक सिस्टमेटिक के लिए होता है, बताया था ऊपर। सर वही सिस्टमेटिक रिस्क के लिए होता है ये, लेकिन यहाँ पे जो फाइनेंशियल रिस्क है वो एक अनसिस्टमेटिक रिस्क है, नहीं नहीं, क्योंकि अनसिस्टमैटिक सिर्फ रिस्क नहीं कंपनी है, से रिलेटेड है। सर अनसिस्टमैटिक ये रिस्क नहीं। सिर्फ कंपनी स्पेसिफिक कंपनी के लिए है ना ये, नहीं नहीं या नहीं, ये मुझे, डिफर कर रहा है चलो हर कंपनी के लिए डिफर कर रहा है मुझे, बस। हाँ मुझे सुन लो। जब हम कहते हैं ना बिजनेस रिस्क, तो बिजनेस रिस्क एक ऐसे फैक्टर की वजह से पैदा होता है जो कंपनी के कंट्रोल से बाहर होता है और मार्केट में आता है। ठीक है, लेकिन होता यह है कि जो कंपनी ने अपने फैसले किए हुए होते हैं उन फैसलों की वजह से किसी को ज्यादा अफेक्ट करता है, किसी को कम अफेक्ट करता है, बट जो कॉज ऑफ द रिस्क है वो कंपनी के बाहर से है। जैसे कोरोना अगर आ जाए और लॉकडाउन हो जाए तो हर वो कंपनी जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी या जिसने उधार ज्यादा लिया होगा, उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा होगा, उसको ज्यादा हिट करेगा। जिसने उधार नहीं लिया होगा और जिसने उधार नहीं लिया होगा और इंटरेस्ट नहीं होगा, उसको कम हिट करेगा। ये बात समझ में आ रही है ईशा? जी जी सर, अब मतलब एक ने फाइनेंशियल उधार रिस्क लिया है। भी, फाइनेंशियल रिस्क भी एक सिस्टमैटिक रिस्क ही है, लेकिन उसकी जी, इंटेंसिटी वेरी करती है। हाँ, फाइनेंशियल रिस्क पैदा किसकी वजह से हो रहा है? बाहर के फैक्टर से हो रहा है, लेकिन हमें ज्यादा इफेक्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने उधार लिया हुआ है। सर इस तरह भी तो हो सकता है कि हम अपनी कंपनी को अच्छी तरह से नहीं चला रहे, हमारी मैनेजमेंट ठीक से नहीं है, हाँ ठीक नहीं है, उसकी हाँ, वजह से भी तो हमारी और उसकी वजह से भी हमारा फाइनेंशियल रिस्क बढ़ सकता है। तो वो फाइनेंशियल रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क का हिस्सा है। अनसिस्टमैटिक रिस्क तो हमने पीछे ही छोड़ दिया ना अब तो। ठीक है, इसमें सिर्फ वो आएगा जो सिस्टमैटिक का है।
जी, सिस्टमैटिक के अंदर जो हमारा बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क फॉल करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अनसिस्टमैटिक को अब हमने पीछे छोड़ दिया, वो सिर्फ थ्योरी की हद तक है, कैलकुलेशन में उसका कोई काम नहीं है। ठीक सर। ठीक है, हम सिस्टमैटिक रिस्क के अब दो टुकड़े कर रहे हैं, एक बिजनेस रिस्क है और एक फाइनेंशियल रिस्क है। मेरे अपने फैसलों की वजह से अगर कोरोना का मुझ पे इंपैक्ट ज्यादा आता है तो है ये सिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि आ तो कोरोना की वजह से रहा है, वो मेरे हाथ से बाहर है। बट मेरे फैसले ऐसे थे जिसकी वजह से मुझ पर मैं ज्यादा सेंसिटिव हो गया हूं और मुझ पे ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है उसका। गॉट इट सर। इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें, ठीक है, और ठंड हो जाए, सर्दी हो जाए, तो सर्दी का जो इंपैक्ट है वो मुझ पर भी आएगा और जिसने जैकेट नहीं पहनी उस पर भी आएगा, वो सर्दी का इंपैक्ट है। लेकिन उसका इंपैक्ट की जो इंटेंसिटी है सर्दी है, वो मेरे हाथ से बाहर है। ये इसको कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। रिस्क दोनों को शो कर रहा है। आप मुझे बताएं, इक्विटी बताएं, इक्विटी बीटा किसका ज्यादा होगा? ये बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को शो करता है। XYZ का। और एसेट बीटा वेरी गुड, ये दोनों का सेम होगा। जब बिजनेस रिस्क सेम है तो एसेट बीटा भी सेम होगा। लेकिन सवाल में हमें क्या दिया हुआ है? इक्विटी बीटा दिया हुआ है। और किसका दिया हुआ है? अल्फा कंपनी का दिया हुआ है, जो कि इस वक्त लोअर है, जो कि इस वक्त लोअर है, और हमें हायर चाहिए और हमें नहीं पता, क्योंकि जब मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालूंगा तो मैं XYZ कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालूंगा, क्योंकि मैं उसमें इन्वेस्ट करने जा रहा हूं। मुझे अल्फा का नहीं चाहिए, बट XYZ का इक्विटी बीटा नहीं दिया हुआ अल्फा का है। तो अल्फा को हम अल्फा के इक्विटी बीटा से हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके XYZ कंपनी का इक्विटी बीटा निकालेंगे। और वो कैसे निकालते हैं ये हमने सीखना है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं। वो फॉर्मूला आपने लिखना है। आप लोग मेरे साथ वो फॉर्मूला लिखिए। इस फॉर्मूले से हम इक्विटी बीटा से एसेट बीटा और एसेट बीटा से हम इक्विटी बीटा निकाल सकते हैं। देखिएगा कैसे। एसेट बीटा इज इक्वल टू, ये बड़ा मैजिकल फॉर्मूला है, फिलहाल याद कर लीजिएगा, फिर किसी वक्त मौका मिला तो मैं इसको एक डिराइव करवा के दिखाऊंगा आपको कि ये आया कैसे। इक्विटी बीटा इनटू इक्विटी ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट्स। लेकिन चूंकि डेट्स में टैक्स का इंपैक्ट होता है इसलिए 1 माइनस टैक्स लाजमी करना पड़ेगा डेट को, सिर्फ डेट के पोर्शन को, बस इसको 1 माइनस टैक्स करना पड़ेगा। इस फॉर्म ये जो है इसको कहते हैं हम एसेट बीटा। ये सिर्फ बिजनेस रिस्क को शो करता है। किसी भी ऐसी कंपनी जिसके पास डेट्स ना हो, सिर्फ बिजनेस कर रहा हो वो, तो जो उसका रिस्क होगा ना उसको कहते हैं एसेट बीटा। यानी अगर ऐसी कंपनी मैं आपको दे दूं जिसके पास कोई लोन वोन नहीं है और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में कर रही हो काम, उसका जो रिस्क होगा वो एसेट बीटा से शो हो रहा होगा। उसका इक्विटी बीटा और एसेट बीटा दोनों सेम होगा, क्योंकि उसके पास फाइनेंशियल रिस्क है ही नहीं। लेकिन अगर उस कंपनी ने वो बिजनेस भी करना है और उधार भी लिया हुआ है, तो फिर उसके एसेट बीटा में जब आप फाइनेंशियल रिस्क ऐड कर दोगे तो उसका इक्विटी बीटा बन जाएगा। सो ये एसेट बीटा एक ऐसी कंपनी का बीटा होता है जो कि 100% इक्विटी फाइनेंस्ड हो, यानी जिसके पास डेट्स हो ही ना, जो कि 100% इक्विटी कंपनी हो। जैसे मिसाल के तौर पर आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हो कंस्ट्रक्शन का,
और आप कोई उधार नहीं लेते हो, आप कहते नहीं मुझे उधार नहीं लेना, मैं अपने पैसों से काम करूंगा, तो आपके पास फाइनेंशियल रिस्क नहीं होगा। आप पास सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिस्क होगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने खर्चे पूरे ना कर सको, बस ये रिस्क होगा। उधार तो आपके पास है नहीं, तो ये खतरा आपको कभी भी नहीं होगा कि कहीं किसी का उधार मैं वापस ना कर सकूं, उधार आपने लिया भी नहीं। इसका मतलब आप 100% इक्विटी फाइनेंस कंपनी हो। जो आपका रिस्क होगा उसको कहते हैं एसेट बीटा, यानी बिजनेस रिस्क। और इक्विटी बीटा तो मैं आपको बता चुका हूं, इक्विटी बीटा हमेशा दोनों चीजों के रिस्क को मिलाकर आता है, फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क को मिलाकर आता है, तो ये कहलाता है इक्विटी बीटा। ये दोनों को शो करता है। तो अगर आपको किसी कंपनी का इक्विटी बीटा दिया हुआ हो तो आप इस फॉर्मूले की मदद से उसका एसेट बीटा निकाल सकते हो, यानी बिजनेस रिस्क को जो चीज रिफ्लेक्ट करती है सिर्फ वो निकाल सकते हो उसमें से। यानी एसेट बीटा में से, सॉरी इक्विटी बीटा में से उसका एसेट बीटा यानी बिजनेस रिस्क अलग करके बता सकते हो कि अगर ये कंपनी 100% इक्विटी फाइनेंस होती तो उसका रिस्क क्या होता, वो निकाल सकते हो। अब मैं जल्दी से, मुझे एक काम करके दें, हमें जो इस वक्त इक्विटी बीटा दिया हुआ है वो 1.4 टाइम्स दिया हुआ है, और वो दिया हुआ है अल्फा कंपनी का, और अल्फा कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो भी दिया हुआ है। इन दोनों चीजों को यूज करते हुए मुझे इस कंपनी का एसेट बीटा जल्दी से निकाल के बताएं कैसे आएगा। आप लोग बताएं, फिर मैं करवाता हूं। इस फॉर्मूले को यूज करके इसका एसेट बीटा निकाल के बताएं, फिर मैं समझाऊंगा कि आपने जो चीज निकाली इसका मतलब क्या है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। टैक्स रेट मैं अज्यूम कर रहा हूं 30%, ठीक है, और मैं इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना चाह रहा हूं। सो इक्विटी बीटा जो है वो 1.4 टाइम्स है, मल्टीप्लाइड बाय ऊपर आ जाएगी इक्विटी, और इक्विटी जो है वो क्वेश्चन में उसने कहा है कि 30:70 है, तो 30 डेट है और 70 इक्विटी है, तो इक्विटी मैं ऊपर रखूंगा, 70 ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। डेट 30 है बट ये नेट ऑफ टैक्स हो जाएगा, यानी 30% में से माइनस हो जाएगा, 70% रह जाएगा। तो 70 आपकी इक्विटी, 30 आपका के डेट्स, और उसको 70% कर दिया, उसमें से 30% टैक्स माइनस कर दिया। सो ये मेरे पास आ जाएगा एसेट बीटा 1.007 टाइम्स या 1.08 टाइम्स, बिल्कुल सही है। तो मैं भी 2 डेसिमल प्लेस तक लिख लेता हूँ। ये कहलाता है एसेट बीटा। अब ये क्या निकाला है ये भी समझ लेते हैं। अगर ये कंपनी लोन ना लेती, इसके पास डेट्स ना होते अल्फा कंपनी के पास, तो इसका बीटा 1.08 होता है, यानी इसका रिस्क फैक्टर 1.08 होता है, यानी वो मार्केट के मुकाबले में 1.4 टाइम्स रिस्की होने की बजाय सिर्फ 1.08 टाइम्स होती, क्योंकि सिर्फ उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट की टेंशन होती, उसको लोन की टेंशन नहीं होती। अभी उसको लोन की भी टेंशन है, अगर खुदा ना खासा लॉकडाउन हो जाए, खुदा ना खासा मार्केट में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से उसका ट्रेडिंग वॉल्यूम गिर जाए, तो उसका रिस्क 1.4 टाइम्स है। लेकिन अगर उसका लोन ना होता तो उसको लोन की टेंशन ना होती, और उसका जो लॉस होने का चांस है वो कम हो जाता, और उसका रिस्क 1.08 टाइम्स होता एज कंपेयर्ड विद द मार्केट। बट शर्त क्या थी कि उसके पास कोई लोन ना होता। तो ये उसका बिजनेस रिस्क शो कर रहा है इस वक्त। दैट्स द बिजनेस रिस्क 1.08 टाइम्स, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर वैल्यूज पुट कर रहा हूं। अल्फा कंपनी का जो एसेट बीटा है दैट इज 1.08। एसेट बीटा का बिजनेस रिस्क जो है वो 1.08 है, 1.08। ये बताएं XYZ कंपनी का एसेट बीटा क्या होगा? सेम 1.08। तो मैंने अब एसेट बीटा तो दोनों का निकाल लिया, लेकिन मेरा टारगेट है इक्विटी बीटा तक पहुंचना। XYZ का इक्विटी बीटा, क्या हम ये फॉर्मूला दोबारा यूज कर सकते हैं इक्विटी बीटा निकालने के लिए? लेकिन जब हम दोबारा इसको यूज करेंगे तो हम किसका डेट टू इक्विटी रेशियो उठाएंगे? XYZ का, क्योंकि फिर हमने फाइनेंशियल रिस्क जो ऐड करना है वो XYZ का फाइनेंशियल रिस्क ऐड करना है। बिजनेस रिस्क तो उसका आ गया,
उसके इक्विटी बीटा में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि हम उसमें उसका फाइनेंशियल रिस्क ऐड कर रहे हैं। किसका फाइनेंशियल रिस्क ऐड कर रहे हैं? XYZ का। और इसका फाइनेंशियल रिस्क ऐड करने का तरीका ये है कि जो ये फॉर्मूला दोबारा यूज करें, लेकिन रेशियो जो यूज करें वो XYZ कंपनी का यूज करें। जल्दी जाए और मुझे अब दोबारा से इक्विटी बीटा निकाल के दें सेम फॉर्मूला यूज करते हुए। एसिड बीटा आ चुका है इसका, और इसके एसिड बीटा से हम इसके इक्विटी बीटा तक जाएंगे, दोबारा वैल्यूज पुट करेंगे। इस दफा एसिड बीटा में वैल्यू पुट करेंगे और इक्विटी बीटा निकालेंगे। रेशियो 40-60 है, 40:60 है। ये वाला पोर्शन उस साइड पे जाके बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। जो चीजें डिनोमिनेटर में है वो ऊपर चली जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और इक्विटी जो है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैं दोबारा ये सॉल्व कर रहा हूं और अब मैं इक्विटी बीटा निकाल रहा हूं। किसका? इक्विटी बीटा निकाल रहा हूं XYZ का, और रिवर्स करूंगा। अब 1.08 तो उठा लूंगा, और जब ये पूरे नीचे वाले पोर्शन को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन ये होगा उसका XYZ कंपनी का। तो 60-40 था ना, तो 60 आपका इक्विटी है, 40 आपका डेट है, जिसको हम 70% कर देंगे। अक्सर स्टूडेंट्स टैक्स एडजस्ट करना भूल जाते हैं, ये ना भूलिएगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर में आ गया 1.08 इंटू 60 प्लस 40 का 70% डिवाइडेड बाय इक्विटी विच इज 60, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 1.58 टाइम्स। इक्विटी बीटा आ गया 1.58 टाइम्स। अब आप खुद देख लें, हमने क्या लिखा था? इट शुड बी हायर, हायर आ गया। इट शुड बी लोअर, लोअर है। इट शुड बी हायर। और अगर आपसे कोई इंटरप्रिटेशन मांगे कि XYZ कंपनी का इक्विटी बीटा अल्फा कंपनी के इक्विटी बीटा से ज्यादा है, और दोनों सिमिलर कंपनीज हैं और सिमिलर इंडस्ट्री में हैं, तो रीजन क्या है इसका इक्विटी बीटा हायर होने की? तो क्या बोलोगे, किस रीजन की वजह से इसका इक्विटी बीटा हायर है? रुबास 1.8 नहीं आ रहा, 1.58 आ रहा है। The reason why XYZ company has a higher equity beta than the alpha company, despite being in the same sector and similar size company. It's because of a higher financial risk of XYZ company. अब आप इस इक्विटी बीटा को CAPM मॉडल में यूज कर सकते हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए, क्योंकि अल्फा कंपनी से तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं था। हमें क्या करना था उसके इक्विटी बीटा का? भाई हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं XYZ कंपनी में, और हम इक्विटी बीटा उठा लें इसका जिसका फाइनेंशियल रिस्क डिफरेंट था, तो गलत आंसर आता। हमने उसको रेक्टिफाई कर दिया। अगर हमारे पास उस कंपनी का इक्विटी बीटा नहीं है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, लेकिन उसी जैसी एक और कंपनी का इक्विटी बीटा है, बस सिर्फ उसका फाइनेंशियल रिस्क डिफरेंट है, तो फिर हम इस प्रोसेस के थ्रू जो अभी हमने किया, हम अपना इक्विटी बीटा निकाल सकते हैं। क्या समझ में आया सबको? ये इट्स नॉट एन इजी टॉपिक, और ऑनलाइन में तो और थोड़ा मुश्किल होता है समझाना, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसको आपको जितना आसान तरीके से समझा सकूं।
ये देख लें फॉर्मूला आपने यही अप्लाई किया है।